हम अविनाश जी से भी बात करेंगे, उनकी क्या समझ है, वो क्या सोच रहे हैं इस बजट पे और क्या उनकी उम्मीदें हैं, चर्चा करेंगे। लेकिन शिवपाल यादव से बात की है, शिवपाल यादव से बात की हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने। एक बार पहले आपको वो दिखा देते हैं। तो विधानसभा में सत्र जब चलता है तो मैंने तो देखा है नोक झोंक होती है, और जब नोक झोंक होती है तो संसदीय भाषा का हर सदस्य को पालन करना चाहिए, और हमेशा सदन नियमों से और परंपराओं से चलता है। तो कोई भी अगर सदस्य है तो संसदीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मैंने तो हमेशा ये बात को देखा है, सीखा है। आप नेता विपक्ष थे, मायावती जी सूबे में सरकार थी उनकी और मायावती मुख्यमंत्री थी, काफ़ी एग्रेसिव बातें होती थी, लेकिन कभी इस तरह से हुआ है कि जाओ सैफई से ज़मीन बेच के ले आओ, ज़मीन खरीद के ले आओ, अपने पिताजी, अपने बाप, अपने माताजी से खरीद के लाए, ऐसा हुआ है? देखिए, कभी कभी उत्तेजना तो ज़रूर हुई कुछ बातों पर, लेकिन तब अध्यक्ष की जिम्मेदारी हो जाती है सदस्यों को संभालने की। तो संभालना चाहते हैं अध्यक्ष, हमेशा जो भी पीठ पे बैठे होते हैं तो वो संभालते भी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अपने पिताजी की ज़मीन बेच के लाए हो, अपनी पिताजी से लेके पैसे आए हो, जो सड़कें बनवा रहे हो, खाद्यान्न बांट रहे हो गरीबों में, और इस तरह की बातें। देखिए, वही मैंने कहा कि कोई भी सदस्य हो विधानसभा के अंदर, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, पक्ष विपक्ष हो, हमेशा संसदीय भाषा का पालन होना चाहिए। तो आपको लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष ने जिस भाषा का प्रयोग किया, वो आज तक यूपी विधानसभा में इस तरीके से किसी नेता विपक्ष ने? देखिए, कभी कभी देखिए हाउस में उत्तेजना तो हो जाती है, उत्तेजना तो दोनों ही तरफ से होती है, और ये कहा सुनी जब होती है तो कहीं न कहीं दोनों पक्षों से शुरुआत हो जाती है। जब दोनों पक्षों से शुरुआत हो जाती है तो कोई ज़्यादा बोल जाता है, कोई कम बोलता है, लेकिन जितने बड़े पद पे होता है तो उसको तो हमेशा गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। आपको लगता है कि शुरुआत किधर से हुई थी? केशव मौर्य से हुई थी कि अखिलेश यादव की तरफ से? शुरुआत तो सत्ता पक्ष की तरफ से हुई थी, फिर इस पर विपक्ष उत्तेजित हो गया। मतलब आपको लगता है कि सत्ता पक्ष को जिस भाषा का प्रयोग वो कर रहे थे वो नहीं करना चाहिए कि सैफई से ज़मीन बेच के ले आए हैं क्या? नहीं करना चाहिए था, और सीनियर सदस्यों को तो करना नहीं चाहिए था। और खासकर तो मैंने तो जब देखा है तो देखिए, बड़ी बात ये देखिए, शिवपाल यादव कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था, सदन नियमों से चलता है, परंपरा से चलता है, और जो जितने बड़े पद पर होता है उसको मर्यादा का उतना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा कि शुरुआत सत्ता पक्ष की ओर से की गई थी, नहीं कहना चाहिए था जो सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया। मंत्री और जो वरिष्ठ सदस्य हैं या किसी पद पर बैठे हुए हैं, उनको खास ख्याल रखना होता है मर्यादा का। शिवपाल यादव का बयान। बिल्कुल, और शिवपाल यादव के बयान हो या फिर पूरे सदन की कार्यवाही, एक चीज नजर आती है कि गर्मा गर्मी बहुत बढ़ गई। और आज जब बजट पेश किया जाएगा, पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है और बजट लोगों के लिए बनाया जाता है, बहुत अजीब सा ताना बाना होता है। समझने की कोशिश कर रहे हैं अविनाश श्रीवास्तव, हमारे एक और गेस्ट जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे और समझेंगे उनसे कि इस तरीके की गर्मा गर्मी अविनाश जी बढ़ गई है सदन के भीतर, पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा हो गया है, जितने वादे किए जाते हैं अब उनको संकल्प पत्र को जमीन पर उतारना कितना बड़ा चैलेंज है। रिसोर्सेज की कमी तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सरकार का सबसे बड़ा चैलेंज है। उसको पूरा करने के लिए जो संसाधन है अवेलेबल, जैसे कृषि सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसमें जो कंट्रीब्यूट करता है, उसके बाद यूपी की जीडीपी में सर्विस सेक्टर एक बड़ा एरिया है, 42% के आसपास जीडीपी का उससे आता है, स्रोत आता है।
इसमें जो भी चैलेंजेस हैं उनको पूरा करने के लिए, जैसे हमारे साथी ने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी काफ़ी बड़े पैमाने पे हो रही है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे अगर हम इन्वेस्टमेंट्स को देखें तो छोटे छोटे लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स अगर आप ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते हैं, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दिया है, उसको अगर और प्रभावी रूप से उतारा जाए ज़मीन पे तो अधिक लाभ मिलेगा किसानों को भी और छोटे कारीगरों को, और जो छोटे छोटे रोज़गार ढूंढ रहे हैं गांव में और छोटे शहरों में उनको भी लाभ मिल सकता है। तो ये तो सीधी बात हुई कि उनको किस तरीके से लाभ मिल सकता है, और सरकार का एक दूरगामी प्लान होना चाहिए, एक लंबे पैमाने पे सोच होनी चाहिए जिसको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साथ शायद इम्प्लीमेंटेशन एक ही दिन में एक ही बजट में ना हो पाए, लेकिन एक सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है जो कि बजट बाय बजट कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म होता रहे ऑन ग्राउंड। जी बिल्कुल, आप तीनों से एक सवाल का जवाब चाहेंगे कि पिछली बार की बजट को भी हम बताते चल रहे हैं, पिछली बार जिस बजट के बुलेट पॉइंट्स हैं हम ग्राफिकली भी बता रहे हैं, वर्बली भी बता रहे हैं, उसमें से आपको कौन कौन सी ऐसी योजनाएं या परियोजनाएं लगती हैं जिनके आधार पर आगे उन्हें बढ़ाया जाना चाहिए, उन्हें एक्सटेंड करना चाहिए, और वो आपकी नजर में वो दूरगामी परियोजना है, उसकी परिणाम हमें आने वाले 5 साल तक मिलेंगे? आपकी बात में एक बात जोड़ूंगा मैं, और बात चूंकि हम आप तीनों से ही प्रश्न करेंगे, लेकिन चूंकि पॉलिटिक्स की बात किए बगैर बजट की बात हो नहीं सकती है पूरी। आकाश जी, जो बातें जिस पर विपक्ष बहुत ज्यादा फोकस करता है, जैसे अभी कल हमने देखा नेता विपक्ष कह रहे थे कि हमने एक्सप्रेसवे बनाने की शुरुआत की, आप बिजली नहीं ला पाए, बिजली आपकी चली गई तो आपकी गर्मी कम हो गई, जो इन सब तरह की बातें हैं जिस पर विपक्ष ज्यादा हमलावर होता है, क्या सरकार चाहेगी कि उन्हीं पर ज्यादा फोकस किया जाए लोकेशन के लिए? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये चीज तो पॉलिटिक्स तो चलती ही है, और पॉलिटिक्स का रेलेवेंस हम इग्नोर नहीं कर सकते। कितना भी बड़ा आकाश जिंदल यहाँ पे खड़ा होकर भाषण दे दे, पॉलिटिक्स तो हमेशा चलेगी। बट एज एन इकोनॉमिस्ट, एक आम आदमी के रूप में मैं तो कहूंगा सब कुछ आपने ही किया। मेरे लिए तो सरकार है, चाहे वो योगी साहब की सरकार थी या उससे पहले यादव साहब की सरकार थी, तो गवर्नमेंट है मेरे लिए जो एक सक्सेशन में काम कर रही है। और मेरा ये मानना है कि इस बार भी सरकार जो है जो काम करेगी, सबसे पहले तो हाईवेज पे काफ़ी काम होने की ज़रूरत है, उस पर काम भी किया जाएगा। उसके अलावा जो है मेट्रो के ऊपर काम होने की ज़रूरत है, वहाँ आवश्यकता है। तीसरा, इलेक्ट्रिफिकेशन जो है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो, इलेक्ट्रिसिटी के सिस्टम बनाना, उसके ऊपर काफ़ी काम होगा। ऑलरेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अपडेट कर दूं, काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, उसके ऊपर फोकस रखा जाएगा। फिल्म सिटी पे फोकस रखा जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद लग रही है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट कहीं ना कहीं जो कि खुद इनकम भी जनरेट करेगी, उस पर फोकस रखा जाए। बिल्कुल सर, देखिए NHAI का जो प्रोजेक्ट था, केंद्र से आने वाली चीजें तो थी, लेकिन इनके हाथ में जो था एक्सप्रेसवे, वो बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना रही। चाहे बुंदेलखंड की बात कर ले, गंगा एक्सप्रेसवे की बात कर ले, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर ले, एक्सप्रेसवे पर बहुत बड़ी राजनीति मायावती के टाइम से होती रही थी और इस बार भी रही। तो इस बार चलिए बजट में एक्सप्रेसवे को लेकर क्या एक्सप्रेस डिसीजन आ सकते हैं राजेंद्र? बिल्कुल बिल्कुल, 2021-22 के बजट में एक्सप्रेसवे पर क्या किया गया था पहले आप ये देख लीजिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 1107 करोड़ रुपए पिछले बजट में दिए गए थे। बिल्कुल, और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की अगर आप बात करें तो इसमें 860 करोड़ की बात की गई थी, इतना बजट एलोकेट किया जाना है। बिल्कुल, और पिछले बजट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 1492 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। और गंगा एक्सप्रेसवे योजना भूमि अधिग्रहण की हम बस बात कर रहे हैं, 720 करोड़ का प्रावधान सामने आया था। 7,200 करोड़ रुपए थे गंगा एक्सप्रेसवे के लिए, और निर्माण कार्यों के लिए 489 करोड़ रुपए गंगा एक्सप्रेसवे के लिए दिए गए थे पिछले बजट में। लेकिन इस बजट से क्या उम्मीद है, क्योंकि सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें ये एक्सप्रेसवेज और रोड कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तो उस पर क्या उम्मीद है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो वेन्स हैं, जो नसें हैं, वो है ये एक्सप्रेसवे, जिस पर यात्री सुविधाएं बढ़ सके, ये उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश में नए हाईवे एक्सप्रेसवे बने। बिल्कुल, नए हाईवे और एक्सप्रेसवे बने, ग्रामीण क्षेत्रों से सारे एक्सप्रेसवे जोड़े जाएं। अभी विजय सरदाना जी भी कह रहे थे कि जो रोड कनेक्टिविटी है, जो रॉ मटेरियल है, खासकर एग्रीकल्चर का, कृषि क्षेत्र का, वो पहुंचे बाजार तक, या उससे जो है वो रेवेन्यू बढ़े, किसानों को लाभ हो, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों से भी रोड कनेक्टिविटी
बढ़े, एक्सप्रेसवे जोड़े जाएं, ये उम्मीदें हैं। बिल्कुल, लेकिन अब जमीन से उड़कर चलिए हवा में चलते हैं। एविएशन पर खूब चर्चा होती है, बातें होती हैं। 21-22 के बजट से एयरपोर्ट कितने मिले और कितनों की बातें चली, ये चलिए आंकड़ों में क्या दिखता है दिखा दें। अयोध्या में श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ का शगुन किया गया था। और इसके अलावा आपको बताएं उम्मीद क्या है इस बार। पूरे प्रदेश में बेहतर एयर कनेक्टिविटी हो, ये लोगों की उम्मीद है। सबको सस्ती और सुचारू हवाई सेवा प्राप्त हो। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठे पर्यटन वाले शहरों को सीधी उड़ान से, सिर्फ उड़ान ही नहीं, अगर आपको याद हो राजेंद्र, हेलीकॉप्टर, हेली टैक्सी का भी जिक्र किया गया था पिछली बजट में। छोटे छोटे पॉड्स बनाए जाएं और लोग हवाई जहाज से टैक्सी की तरह हेलीकॉप्टर से उड़कर जाएं आए, इस बात का भी जिक्र था। बिल्कुल, तो ये उम्मीदें हैं जिसमें रोड्स का निर्माण हो और एविएशन यानी कि एयरपोर्ट्स हो, एयर कनेक्टिविटी हो, लोग उड़ान से जुड़ सकें, उड़ान सेवा से, विमान सेवा से शहर जोड़े जा सकें। इस पर तो 2021-22 की अगर बात करें, एयरपोर्ट की अगर बात करें तो क्या था? बिल्कुल, देखिए अयोध्या में श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट का नाम रखा जाना है, इसके लिए 101 करोड़ की बात है। जेवर एयरपोर्ट, बड़ी लंबी राजनीति रही है, कोई सरकार ऐसी नहीं होगी जो इसका जिक्र ना करती हो। 2000 करोड़, लेकिन इसका जिक्र आंकड़ों में दिखाई देता है। यूपी में कुल 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ऐलान है और इसके अलावा डोमेस्टिक एयरपोर्ट की बातें जो कर रहे हैं उसका जिक्र आएगा राजेंद्र, मुझे लगता है। और लगातार सरकार कहती रही है कि हमने डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स जितने बनाए हैं, जितने डेवलप किए हैं, इससे पहले इतिहास में कभी इस पर इतना काम नहीं किया गया था। इसलिए भी ऐसा हो सकता है कि इस बजट में इस पर 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कुशीनगर भी आता है, जिसका हाल ही में हमने देखा किस तरीके की बड़ी तस्वीरें आई और खुद पीएम पहुंचे। उसे इंटरनेशनल बनाने की कवायद लंबी थी, लेकिन जमीन पर उतरता कम से कम नजर आता है। बिल्कुल, नेपाल से अभी वापस आते वक्त वो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही उतरे और फिर उन्होंने वहां से लखनऊ के लिए उड़ान भरी। तो क्या इस बार रहता है एयरपोर्ट पर फोकस, ये हम आपको जरूर बताएंगे। और एक बड़ी खबर आ रही है, हम चलेंगे दीपा बाफिला के पास, वो बताएंगे कि इस वक्त की बड़ी खबर उनके पास क्या है। ओवर टू यू दीपा। बिल्कुल राजेंद्र, बड़ी जानकारी ये है कि बजट पर योगी कैबिनेट की जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। बजट पर चर्चा की गई है, किस तरीके का देखिए ये पूरा बजट होगा, स्वरूप किस तरीके का होगा, रूपरेखा क्या होगी, किस तरीके से बजट को पेश करना है, क्या हाईलाइट्स होंगे, उसी पर ये बैठक। और जानकारी ये है कि बजट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक में सुबह 11 बजे पेश होगा यूपी का पूर्ण बजट। और उससे पहले ये बड़ी जानकारी है कि जो बैठक चल रही थी, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस बैठक में विस्तार से बात की होगी, उन्होंने सभी को जानकारी भी दी होगी। और बजट प्रस्ताव को लेकर ये कहा जा रहा है कि मंजूरी मिल चुकी है। जो बैठक चल रही थी कैबिनेट की वो खत्म हो चुकी है। इंतजार देखिए, काउंटडाउन चल रहा है, इंतजार हो रहा है बेसब्री से और इंतजार खत्म होगा 11 बजे के बाद, जब वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पूरा बजट रखेंगे। यूपी के लिहाज से, यूपी के लोगों के लिहाज से, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए ये पूरा बजट किस तरीके का होगा, मेधावी छात्रों के लिए किस तरीके से ये बजट होगा, हर एक वर्ग को किस तरीके से साधा जाएगा, इस पर लगातार नजर है, बेतहाशा उम्मीद है। मार्ग पर चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में जो बजट आना है उसके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आप देख सकते हैं कि जो तमाम मंत्री हैं जो बैठक में शामिल होने पहुंचे थे वो अब यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से अब मंत्री पहुंचेंगे विधानसभा, जहाँ पर 10:30 बजे मुख्यमंत्री को पहुंचना है। 10:30 बजे मुख्यमंत्री जो है वहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद 11 बजे योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया जाएगा। और अगर बात करें इस बजट की तो 6.10 लाख करोड़ से ऊपर का ये बजट होने की बात कही जा रही है। तो आप देख सकते हैं मंत्रियों का काफिला विधानसभा की तरफ जाते हुए। कैमरा से योगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। बड़ी खबर यह है कि कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। यह परंपरा है कि बजट प्रस्तुत किए जाने से पहले कैबिनेट उसे पास करती है और वही कैबिनेट की बैठक इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर चल रही थी, जो समाप्त हुई है। उसमें बजट प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है और उसके बाद ये तमाम लोग अब रवाना हुए। सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी विधानसभा की। उसके पहले सभी लोग और खासकर वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री और जो वरिष्ठ नेता हैं सरकार के, जो वरिष्ठ मंत्री हैं, वो विधानसभा अवश्य पहुंच जाएंगे। बिल्कुल राजेंद्र, कार्यवाही से पहले की ये जो औपचारिकताएं, परंपराएं रही हैं, जिसकी शुरुआत हमने देखा किस तरीके से वित्त मंत्री ने पूजा पाठ से किया था, अपने घर से उन्होंने शुरुआत की और लगातार एबीपी गंगा की स्क्रीन को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि घर पे पूजा पाठ उस टैबलेट के साथ उन्होंने की जो लाल पोटली में बंद है। उसके बाद वो भी बातचीत करते हैं
मीडिया से। फिर पहुंचते हैं कैबिनेट की बैठक में। बैठक के बाद की जो तस्वीरें होंगी वो बड़ी दिलचस्प होंगी और इस बार कैबिनेट की बैठक में एक बड़ी चर्चा का विषय होगी नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष के तीखे सवाल और तमाम चीजों को लेके, क्योंकि प्रश्नकाल होगा कार्यवाही की कल इसका शुरुआत। इशारा अखिलेश यादव ने कर दिया था कि उनकी नजर है कि इस बजट में क्या खास होगा। बिल्कुल जाहिर सी राजेंद्र। बात है उनकी आलोचनात्मक नजरें बिल्कुल तैयार हैं देखने के लिए। और महिलाओं को क्या उम्मीद है इस बजट से जो आज प्रस्तुत किया जाना है, इस पर उनसे बात की हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय ने। एक बार देख लीजिए। राजस्थान से निकल के ज्यादा सेफ है, और अकेले थे हम, कोई नहीं था। परिवर्तन हुआ है आपको लग रहा है? परिवर्तन हुआ है। आपको क्या लग रहा है महंगाई को लेकर आप क्या सोचते हैं? महंगाई तो है, महंगाई है। हाँ, हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूरी चीज़ों पे टैक्स बिल्कुल मिनिमम कर दें या ख़त्म कर दें, जैसे आटा, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, इन सबों पे। और लग्जरियस आइटम पे 10% से ज़्यादा टैक्स किसी भी आइटम पे ना हो देश में। इससे जीएसटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। हाँ, तो जो भी है। और आगरा के लिए कहना चाहते हैं कि ये वर्ल्ड क्लास सिटी है, तो इसको वर्ल्ड क्लास सिटी की तरह डेवलप किया जाए। तरक्की हो रही है, स्मार्ट सिटी बन रही है, पर हाँ फॉरेन टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी हाँ फॉरेन टूरिस्ट इतने आते हैं यहाँ पे, तो इसको एक वर्ल्ड क्लास ऐसी हो कि मतलब फॉरेनर्स आए तो उनको लगे कि हाँ हम किसी शहर में टूरिज्म को लेकर अप्रोच हो। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं खुद टूरिज्म से हूँ, सो मैं योगी जी से निवेदन करेंगे हम लोग कि वो टूरिज्म के लिए थोड़ा सा बजट थोड़ा सा बढ़ा दें। और जैसे राजस्थान में पुष्कर इवेंट होता है, एनुअल फंक्शन है वो, जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, वैसे ही आप मथुरा को अपना एक प्लेस बना सकते हो होली का इवेंट लेकर कि हम एनुअल वहाँ होली फेस्टिवल बनाएं और इंटरनेशनल मार्केट को अट्रैक्ट करें। बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो उस चीज़ को एंजॉय करें। नाइट कल्चर से लेकर तमाम चीज़ों की मांग उठ खड़ी हो रही है, और ये भी फोकस मांग हो रही है कि सरकार का फोकस रिलीजियस टूरिज्म पर है, लेकिन मोन्यूमेंटल टूरिज्म पर क्यों? राइट। इसके अलावा जैसे आपने गुजरात में देखा कि उन्होंने काकरिया को बहुत अच्छे से डेवलप किया है, बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ आते हैं, स्पेशली देखने के लिए। हमारे सहयोगी नितिन बातचीत कर रहे हैं और बातचीत में देखिए महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है सरकार को बनाने में। आधी आबादी ने दिल खोल करके जो वोट दिया है, उसके बाद अब वोट के बाद उनकी उम्मीदें बजट से हैं और इसी उम्मीदों पर हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार महिलाओं को किस तरीके की उम्मीदें। देखिए, बच्चों को मिड डे मील, पुष्टाहार मुहैया हो और महिला सुरक्षा को और मजबूत किया जाए। इसके अलावा बालिकाओं की शिक्षा, सशक्तिकरण जिसकी बातें खूब चलती हैं, उसे धरातल पर उतरने लायक परिस्थिति बन पाए, ये साफ तौर पे दिखाई दे, इसकी भी बातें हो सकती हैं। और ये उम्मीदें महिलाएं लगाए बैठी हैं कि ना सिर्फ बातें की जाए बल्कि सशक्तिकरण हो, चाहे माल न्यूट्रिशन से लड़ाई हो, चाहे महिलाओं के स्वास्थ्य की जानकारी, जागरूकता और सुविधाएं मुहैया कराने की कवायद हो, वो सारी चीजें जमीन पर दिखर के आए, कागज से उतर के। तो महिलाओं की ये उम्मीदें हैं और ये बहुत सारी उम्मीदें हैं। बिल्कुल। और आइए इस पे विजय सर से बात कर लेते हैं। विजय सरदाना साहब हैं, अर्थशास्त्री हैं। विजय सरदाना साहब, ये आपसे जानेंगे कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि मैंने अभी आकाश जी से भी पूछा था, आपकी समझ में वो कौन सी बात है इस बजट में जो एड्रेस की जाएगी, सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा और पॉलिटिकली सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जाएगा सरकार के द्वारा? देखिए, आपको ये समझना होगा कि बीजेपी के लिए यूपी का मॉडल आने वाले समय में कई राज्यों में अपनाया जाएगा और इसीलिए 3 क्षेत्रों में काम की ज़रूरत है। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिससे स्टेट में डेवलपमेंट हो, रेवेन्यू बढ़े, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है किसानों का, क्योंकि जब तक किसानों की आय नहीं बढ़ेगी तब तक ओवरऑल जिसको हम खुशहाली बोलते हैं राज्य में वो नहीं आएगा, क्राइम रेट कम नहीं होगा, बाकी समस्याएं बनी रहेंगी। और तीसरा, कोविड के बाद जो सबके सामने चुनौती है हेल्थ सिस्टम की, क्योंकि जिस तरह से 25 करोड़ के राज्य में आज एम्स हम बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे रिलायबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज अगर नहीं मिलती हैं तो आम आदमी कितना भी कमा ले उसके बाद भी वो दुखी रहता है, क्योंकि उसको बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो यूपी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहा है, उसके लिए जो आज के हिसाब से जो स्किल डेवलपमेंट चाहिए, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम वो मैन पावर नहीं पैदा कर पा रहा जो भारत को चाहिए। इसीलिए टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट पे यूपी को ध्यान देना होगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स यूपी में आएंगे उनको मैन पावर भी चाहिए। बिल्कुल। और उस मैन पावर के लिए आज हमारे यहाँ पे संस्थान नहीं है।
बिल्कुल सर, देखिए ना, हमारे यहाँ तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जून में होने जा रही है, लेकिन कितने टेक्निकली स्किल्ड लोग हैं, क्योंकि अभी भी ज्यादातर लोगों का फोकस होता है कि आईएएस, पीसीएस और डॉक्टर बन जाएं। टेक्निकली स्किल्ड लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। स्नेहा, शायद एक बड़ी खबर है और उसके लिए दीपा के पास चलती हूँ। दीपा। बिल्कुल, और राजेंद्र, बड़ी जानकारी यही है कि कैबिनेट की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। अब सीधे जो तमाम विधायकगण हैं वो पहुंच रहे हैं विधानसभा, और विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी 11 बजे के बाद। उसके बाद जो पूरा बजट है उसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए, बजट पर योगी कैबिनेट की बैठक हुई है और ये परंपरा भी है, बजट प्रस्ताव को मंजूरी यहाँ से दी गई है। और उसके बाद अब देखिए, सभी जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो पहुंच रहे हैं विधानसभा, और यहाँ पर पहुंच करके देखिए काउंटडाउन भी हम लगातार चला रहे हैं। 1 घंटे से कम का वक्त बाकी है और पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी पूर्ण बजट को लेकर। बिल्कुल दीपा, जैसे जैसे तस्वीरें आएंगी हम दर्शकों तक पहुंचाते जाएंगे, क्योंकि बजट की बात हम बहुत डिटेल और आसान भाषा में कर रहे हैं। इसके लिए हमारे बड़े पैनल पर तमाम जाने माने नाम मौजूद हैं जो आप तक इस बजट के सारे एलिमेंट को पहुंचाएंगे, बिल्कुल सरल करके, जिसे हम आसानी से समझ सके।